हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के अंदर बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स के अंदर, उन सभी का जो सब्जेक्ट हैगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की जो यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम हैगा आपका डिविडेंड डिसीजन। इस कंप्लीट यूनिट को मैं आपको कवर करवाऊंगा। इसमें जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। इस वीडियो के दूसरे पार्टों में हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज की वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे आपको बता दूंगा, जिससे आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो करने में हेल्प होगी। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट यूनिट को, यूनिट नंबर 4 की आपके एग्जाम में इसमें से क्या क्या कंटेंट आएगा, कितना जितना सिलेबस आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उतना ही कंटेंट मैंने कवर करा है, एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने इसमें नहीं लिया है। ठीक है, इससे पहले की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3, वो पहले से चैनल पर अपलोड हो रखी हैं। उनका सारा थ्योरेटिकल कंटेंट, सारे फॉर्मूला, सारी चीज़ें अपलोड हो रखी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वो भी वहाँ पर चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 4 आपका नाम हैगा डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले इस यूनिट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि डिविडेंड होता क्या है। तो मीनिंग ऑफ डिविडेंड है, डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स देने के बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट बचता है, उसका वो हिस्सा जो कि शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। एक्चुअली में क्या होता है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से कंपनी क्या करती है, कुछ हिस्सा तो रिटेन करके रख लेती है, मतलब रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देती है, और कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो जो उस प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। फर्दर द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर। तो यही बताया है कि कंपनी टैक्स पे करने के बाद जो उनका प्रॉफिट होता है उन्हें दो चीज़ों के लिए यूज़ करती है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड या फिर रिटेनिंग ए सरप्लस फॉर द फर्दर ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए उसे रिटेन करके रख लेती है। डिविडेंड की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, मतलब कितने टाइप के डिविडेंड होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कैश डिविडेंड। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कैश शेयर मीन कैश, चेक, वारंट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और डायरेक्टली थ्रू ईसीएस बट नॉट इन काइंड। कैश डिविडेंड क्या होता है, ये सबसे कॉमन मेथड है डिविडेंड देने का। इसके अंदर क्या क्या आता है, कैश के अंदर आप कैश में डिविडेंड दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं डिविडेंड की, वारंट इशू कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, या फिर डायरेक्ट ईसीएस के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कैश डिविडेंड में इंक्लूड करी जाती हैं। मतलब जब इन सारी चीज़ों के से डिविडेंड दिया जाता है तो उसे हम कैश डिविडेंड कहते हैं। इसमें कोई भी काइंड की चीज़ इंक्लूड नहीं करी जाएगी। ठीक है, सेकंड हैगा स्टॉक डिविडेंड, जिसे हम क्या कहते हैं, बोनस शेयर भी कहते हैं। तो इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इन लिeu ऑफ बोथ, इन लिeu ऑफ कैश डिविडेंड। मतलब जब हम कैश डिविडेंड की जगह बोनस शेयर इशू कर दे शेयर होल्डर्स को, तो वो भी हमारा एज अ डिविडेंड वर्क करता है। व्हेन द कंपनी इशू न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विदाउट एनी कंसिडरेशन, इट इज़ कॉल्ड बोनस शेयर। बोनस शेयर होते क्या हैं, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को न्यू शेयर इशू कर दे बिना किसी कंसिडरेशन के, मतलब बिना कुछ पैसा लिए उन्हें, तो उसे कहा जाता है बोनस शेयर। सच शेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली देयर बाय रिटेनिंग प्रोपोर्शनेट ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, तो जिस प्रोपोर्शन में पहले से शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी के अंदर, उस प्रोपोर्शन में ये शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी की क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्यों जरूरी होती है एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी। तो नंबर वन है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन। तो वेदर टू रिटेन और डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ दिस डिसीजन। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन क्या आता है, इसमें हम देखते हैं कि हमें कितना पैसा अपने पास रिटेन करके रखना है और कितना एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। Further, payment of cash dividend reduce the amount of fund required to finance profitable investment opportunity, thereby restricting its financing option। क्योंकि ये डिसीजन हमें बहुत ध्यान से लेना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कंपनी का फंड कम हो जाता है।
जिससे जो आने वाली इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसके लिए कंपनी के पास पैसा नहीं बचता कि वो उनमें इन्वेस्टमेंट कर पाए, और उससे कंपनी की ग्रोथ भी रुक सकती है। तो ये वाला डिसीजन जो हैगा कि हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड और कितना अपने पास रिटेन करना है, एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है और बड़े ध्यान से लेना पड़ता है कंपनी को। नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजन। तो मैनेजमेंट शुड डेवलप अ डिविडेंड पॉलिसी विच डिवाइड net earning into dividend and retain earning in an optimum way as to achieve the objective of wealth maximization for shareholder। क्या बोला गया है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिसीजन। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी है उसे बड़े ध्यान से ये डिसाइड करना होता है कि कितना हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन करना है। क्या ऑब्जेक्टिव माइंड में रहना चाहिए कि हमें एक ऐसा ऑप्टिमम मिक्स देखना है कि इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इतना रिटेन कर लो कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब जो मार्केट प्राइस हो उस टाइम पर शेयर का वो बहुत ज़्यादा हाई पे आ जाए और जो वेल्थ है वो सबसे हाई लेवल पर हो शेयर होल्डर की। सच अ पॉलिसी विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द फर्म। ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजन है ये इस पर डिपेंड करता है कि फर्म के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। द वैल्यू ऑफ डिविडेंड एज अगेंस्ट कैपिटल गेन टू शेयर होल्डर। और जो शेयर होल्डर होते हैं उनके लिए वो जो डिविडेंड होता है वो एक तरीके से कैपिटल गेन का काम करता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं डिविडेंड के अंदर। अब आता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन, मतलब हमारा कैसे पता लगता है कि हमें कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये डिसीजन हम कैसे लेते हैं। तो नंबर वन आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। तो इफ बिजनेस इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड देन रिटेन अर्निंग कुड बी अ गुड सोर्स, द रीजन being the saving of flotation cost and prevention of dilution of control which happen in case of new equity share to public। availability of fund क्या बोला है, अगर बिजनेस को ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, मतलब न्यू फंड की रिक्वायरमेंट है, तो रिटेन अर्निंग एक अच्छा सोर्स माना जाता है। क्यों माना जाता है अच्छा सोर्स, क्योंकि उसमें ना तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और ना ही कंट्रोल डाइल्यूट होते हैं, मतलब ना ही कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में जाते हैं। रिटेन अर्निंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पैसा रखा हुआ है उसमें से ही हम अपना निकाल के ग्रोथ में पैसा लगा लेते हैं। कोई भी नए इक्विटी शेयर इशू नहीं करते, क्योंकि अगर नए इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो नए लोगों को नए लोग शेयर होल्डर बन जाएंगे, और शेयर होल्डर बन जाएंगे तो जो कंपनी का कंट्रोल पहले कुछ लोगों के हाथ में था अब वो उन न्यू वाले लोगों के हाथ में भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इफ फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट आर टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू डेट देन इट वुड बी प्रेफरेबल टू डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड। क्या बोला गया है, अगर कंपनी को फाइनेंसिंग करनी है और कंपनी ये मानती है कि हम जो फाइनेंसिंग करेंगे वो डेट से करेंगे, तो कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड इफ द फाइनेंसिंग टू बी डन थ्रू फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर देन इट इज बेटर टू यूज रिटेन अर्निंग एज मच एज पॉसिबल। और अगर फाइनेंसिंग कंपनी करना चाहती है किससे, इक्विटी शेयर से, तो कंपनी को रिटेन अर्निंग यूज करनी चाहिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एन ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए हम और क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं कि एक ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो बना रहे हैं, मतलब हमें उतना ही डिविडेंड देना चाहिए कि जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो है जो कि ऑप्टिमम होता है 2:1 वो बना रहे। उसका थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन हैंड। तो द डिविडेंड डिसीजन इज ऑल्सो अफेक्टेड इफ देयर आर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन हैंड। मतलब अगर कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनी पैसा लगा सकती है, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिख रही है कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी और जो पैसा बच जाएगा, रिटेन अर्निंग बच जाएगी, उसे दूसरी जगह पे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसमें इन्वेस्ट कर देगी। तो इस तरीके से ये डिविडेंड डिसीजन हमारी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री। तो द इन्वेस्टर डिपेंड ऑन सम इंडस्ट्री फॉर देयर रेगुलर डिविडेंड इनकम। जो इन्वेस्टर, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि अपने कंपनीज जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपनी रेगुलर इनकम के लिए, मतलब उनका कोई और इनकम का सोर्स नहीं होता, उनका सिर्फ डिविडेंड ही इनकम का सोर्स होता है। तो अगर ज़्यादा शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनका कोई और इनकम का सोर्स नहीं है और वो कंपनी की डिविडेंड पर ही डिपेंड करते हैं, तो फिर कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना चाहिए और कम से कम रिटेन अर्निंग करनी चाहिए। नेक्स्ट रहेगा आपका एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर। इसमें क्या आता है, दो द शेयर होल्डर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, दोज हु इन्वेस्ट फॉर रेगुलर इनकम, दोज हु इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ।
वही बोला है, शेयर होल्डर हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर इनकम के लिए, और एक करते हैं ग्रोथ के लिए। तो इसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है कि हमें कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड कि हमारा डिविडेंड डिसीजन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कैसे कैसे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। अब आता है हमारा थ्योरीज ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के से रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी हैं। फर्स्ट है कि मोडग्लानी एंड मिलर अप्रोच, जिसे हम अप्रोच भी कहते हैं। तो मार्केट वैल्यू, इसमें क्या बोला गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ फर्म सोली डिपेंड अपॉन इट्स अर्निंग पावर। जो कंपनी के शेयर होता है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कंपनी की अर्निंग पावर पर। एंड इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनर इन विच इट्स अर्निंग आर स्प्लिट बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। और क्या बोला गया है, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है कि हम कितना उसके कंपनी को कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है या कितना रिटेन कर रही है, बल्कि इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कंपनी कितना कमा रही है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय डिविडेंड साइज, और जो कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू है वो डिविडेंड देने के साइज से अफेक्ट नहीं होती है, ये कहती है हमारी अप्रोच। अब एजम्पशन क्या क्या है अप्रोच में, देखिए सबसे पहला आएगा परफेक्ट कैपिटल मार्केट। तो हमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती हैं अप्रोच के अंदर। फर्स्ट है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट, तो फर्म ऑपरेट इन अ मार्केट इन विच ऑल इन्वेस्टर आर रेशनल एंड इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। क्या बोला गया है, फर्म एक ऐसी मार्केट में ऑपरेट हो रही है जहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं वो रेशनल हैं और जो चाहें वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, उन्हें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है नो टैक्सेस, तो देयर आर नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोला गया है, एक फर्म एक ऐसी जगह वर्ल्ड में है जहाँ पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगते हैं। बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस इन टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड और कैपिटल गेन। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो इट इज नेसेसरी टू एज्यूम दैट ऑल इन्वेस्टमेंट शुड बी फाइनेंस थ्रू इक्विटी ओनली सिंस इम्प्लीकेशन आफ्टर यूजिंग डेट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस मे बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या बोला गया है, थर्ड एजम्पशन ये है कि जो कंपनी जितना भी पैसा रेज कर रही है, फाइनेंस कर रही है, वो किससे कर रही है, सिर्फ इक्विटी से कर रही है, कोई भी डेट नहीं लिया जा रहा है कंपनी में। नेक्स्ट है नो फ्लोटेशन कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो सिमिलरली दीज कॉस्ट में डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और मार्केट टू मार्केट। क्या बोला गया है, ना तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होगी ना ही कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी इक्विटी शेयर इशू करने में या डिविडेंड देने में, ये भी एज्यूम करा गया है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो इन्वेस्टर आर एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस एंड डिविडेंड विद सर्टेनिटी, एनी वन डिस्काउंट रेट इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल सिक्योरिटी ऑल द टाइम। क्या बोला गया है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा, मतलब ये एज्यूम करा जा रहा है कोई रिस्क नहीं है। जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छे से फोरकास्ट कर पा रहे हैं, सर्टेन कर रहे हैं कि हमें आगे कितना रिटर्न मिलने वाला है और वो रिटर्न हमेशा सेम रहने वाला है, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं आने वाली है। ये 5 एजम्पशन मानती है अप्रोच। अब देखिए अप्रोच के अंदर अगर हमें शेयर का प्राइस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है P0। P0 का मतलब होता है आपका शेयर का प्राइस इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन में 1 प्लस KE। P1 होता है आपका, देखिए नीचे दिया गया है सारा, P0 आएगा प्राइस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, P1 आएगा प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, D1 आएगा डिविडेंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, और नीचे जो KE दिया है वो आएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या फिर डिस्काउंट रेट। इन तीनों में से कोई भी नाम आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका जब आपको शेयर का प्राइस कैलकुलेट करना हो बाय अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म अंडर अप्रोच। अब आपने शेयर का प्राइस कैलकुलेट कर लिया तो आप वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला दिया है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में कितने शेयर थे, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर इशूड टू रेज फंड, बाकी फिर आपको जो फंड की जरूरत पड़ी उसके लिए आपने कितने शेयर्स को इशू करा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, फिर उस टोटल में से माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितनी है और अर्निंग को ऐड कर देंगे और टोटल को आप डिवाइड करेंगे किससे, 1 प्लस KE से, तो आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आपकी अप्रोच जो की थी अप्रोच। नेक्स्ट आता है आपको वोल्टर मॉडल, ये भी एक अप्रोच है। इसमें क्या है, एज पर वोल्टर मॉडल 2 फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आर। वोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग जो शेयर के मार्केट प्राइस को अफेक्ट करते हैं वो दो चीज़ें क्या क्या हैं, डिविडेंड पर शेयर, मतलब हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन IRR एंड KE,
और आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बीच में क्या रिलेशन है, इन चीज़ों पर हमारा जो क्या है मार्केट प्राइस डिपेंड करता है शेयर का। वॉल्टर मॉडल में भी हमें कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेंगी। सबसे पहली अजम्पशन है ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ फर्म आर टू बी फाइनेंस्ड थ्रू रिटेन्ड अर्निंग। इन्होंने माना है कि जितनी भी फाइनेंसिंग हो रही है कंपनी की वो किससे हो रही है, रिटेन्ड अर्निंग से हो रही है, ना तो इक्विटी इशू करी जा रही है ना डेट इशू करा जा रहा है। नेक्स्ट है कि एजम्पशन आर रेट ऑफ रिटर्न बी के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। क्या माना है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट है परफेक्ट कैपिटल मार्केट। तो द फर्म ऑपरेट इन अ मार्केट इन विच ऑल इन्वेस्टर आर रेशनल एंड इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल। ऊपर वाली पॉइंट है कि फर्म एक ऐसी इंडस्ट्री में है, ऐसी मार्केट में है जहाँ पर इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को इजिली अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट है नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। ना तो कोई टैक्स होगा और ना ही कोई टैक्स डेप्रिसिएशन होगा, वो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन होगा ना तो डिविडेंड इनकम के ऊपर और ना ही कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर। ठीक है, ये 4 एजम्पशन हो गई। पांचवी एजम्पशन है वही नो फ्लोटेशन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं होगी कोई भी। और द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ। जो फर्म की लाइफ है वो परपेचुअल आएगी, मतलब फर्म एक गोइंग कंसर्न एंटिटी है, आगे फ्यूचर तक इंडेफिनिट टाइम तक चलने वाली है, बंद होने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। ये सारी हमारी 6 एजम्पशन माननी है वॉल्टर्स मॉडल के अंदर। तो वॉल्टर मॉडल के अंदर अगर आपको शेयर का मार्केट प्राइस या प्राइस कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला होता है, ये आपको दिया है डी प्लस आर अपॉन के ई मल्टीप्लाई में ई माइनस डी अपॉन के ई। अब देखिए यहाँ पर इन टर्म्स का मतलब क्या है। सबसे पहले पी जो आपको ये लेफ्ट साइड में दिया है उसका मतलब है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आप कैलकुलेट कर रहे हो। ई का मतलब है जो आपको ई दिया है अर्निंग पर शेयर की, आपने शेयर कंपनी ने शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग करी है एक शेयर पर। फिर डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर। के ई का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या डिस्काउंट रेट। और उसके बाद आर का मतलब है जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो होता है आपका आर। ठीक है, इस तरीके से आप शेयर का मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्टर मॉडल के अंदर। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एक जगह पर लिख लीजिएगा, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको यहीं से इनकी रेफरेंस दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच आती है आपकी गॉर्डन्स मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मॉडल व्हेन आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल द प्राइस पर शेयर इज इंक्रीज। क्या बोला गया है गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर जो हमारा आईआरआर है वो बड़ा है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हमारा जो प्राइस पर शेयर है वो इंक्रीज होगा एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज होगा। मतलब अगर क्या है जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, तो हमारे जो मार्केट शेयर है उसका तो प्राइस बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो है, मतलब जो हम डिविडेंड पे करेंगे वो डिक्रीज होता जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन आईआरआर इज लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये बोला है कि अगर आईआरआर कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, दो प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज होगा और डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा कहता है गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, अब गॉर्डन्स मॉडल में भी कुछ एजम्पशन है। नंबर 1, फर्म इज एन इक्विटी फर्म नो डेट। जो फर्म है वो पूरी एक इक्विटी फर्म है, उसमें कोई भी डेट नहीं है। नेक्स्ट है आईआरआर विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज चेंज इन आईआरआर विल चेंज द ग्रोथ रेट एंड कॉन्सिक्वेंटली द वैल्यू विल बी अफेक्टेड। क्या बोला गया है, आईआरआर है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आईआरआर चेंज होगा तो हमारा ग्रोथ रेट भी चेंज हो जाएगा और उससे हमारी वैल्यू अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है के ई विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज चेंज इन डिस्काउंट रेट विल अफेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू। जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर ये चेंज हुआ तो हमारी उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फिर है रिटेंशन रेशियो एंड वंस डिसाइडेड इज कांस्टेंट कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी फॉलोड। क्या बोला गया है, जो रिटेंशन रेशियो है और डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो भी कांस्टेंट रहेंगे हमारे। फिर आएगा ग्रोथ रेट, जो कि होता है जी इज इक्वल टू बी इंटू आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ग्रोथ रेट भी कॉन्स्टेंट है, सारी चीज़ें लगभग इसमें कॉन्स्टेंट कर रखी हैं। बोला है के ई अगर ग्रेटर देन है जी से, दिस अजम्पशन इज नेसेसरी एंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सीरीज ऑफ नंबर ऑफ जीपी। क्या माना जाएगा कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वो हमेशा ग्रोथ रेट से बड़ी होगी। उसके बाद नेक्स्ट एजम्पशन है ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ फर्म आर टू बी फाइनेंस्ड थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली। और जितने भी फाइनेंसिंग की जाएगी फर्म की वो किससे की जाएगी, सिर्फ रिटेन अर्निंग से की जाएगी। ठीक है, अब देखिए गॉर्डन्स मॉडल के अंदर आपका क्या फॉर्मूला आता है, P0 इज इक्वल टू E1 मल्टीप्लाई बाय वन माइनस बी अपॉन में के ई माइनस बी आर। तो P0 का मतलब है प्राइस पर शेयर, E1 का मतलब है अर्निंग पर शेयर,
बी का मतलब है हमारा रिटेंशन रेशियो, 1 - बी हो गया हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने का अंडर गॉर्डन्स मॉडल। नेक्स्ट आता है आपका गॉर्डन्स रिवाइज्ड मॉडल। तो गॉर्डन्स आर्ग्यूज दैट व्हाट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट इज प्रेफरेबल टू व्हाट इज अवेलेबल इन फ्यूचर। क्या बोला गया है, गॉर्डन्स का मानना था कि जो आज अवेलेबल है वो ये भी माना जाएगा कि हमें फ्यूचर में भी उसी तरीके से मिलेगा, ऐसा नहीं माना जा सकता था। तो एज इन्वेस्टर आर रेशनल दे वांट टू अवॉइड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जो इन्वेस्टर हैं वो रेशनल हैं, तो वो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, किसी भी टाइप की अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना चाहते हैं। दे वुड प्रेफर टू पे अ हाइयर प्राइस फॉर शेयर ऑन विच करंट डिविडेंड आर पेड। तो वो हाइयर प्राइस देने के लिए भी तैयार होते हैं अगर उन्हें कम रिस्क मिले, मतलब रिस्क एक ऑप्टिमम मिलना चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं होगा तो वो ज़्यादा प्राइस में भी शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। कन्वर्सली दे वुड डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ फर्म विच पोस्टपोन डिविडेंड। और अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो वो क्या करते हैं, फिर उससे शेयर होल्डर सारे मिलकर उस जो फर्म का मार्केट प्राइस है शेयर का उसे कम करवा देते हैं। द डिस्काउंट रेट वुड वेरी विद रिटेंशन रेट। और जो हमारा डिस्काउंट रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे रिटेंशन रेट पर डिपेंड करता है। गॉर्डन्स रिवाइज्ड मॉडल के अंदर देखिए मार्केट वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, D0 1 + G अपॉन में KE - G। यहाँ पर P0 का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर, वही D0 का मतलब है करंट ईयर डिविडेंड, G का मतलब है कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, KE का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है गॉर्डन्स रिवाइज्ड मॉडल के अंदर डिविडेंड कैलकुलेट करने का। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी जो ये डिविडेंड डिसीजन वाली यूनिट है खत्म हो जाती है। इतनी ही यूनिट आपको करनी है, इतना ही कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया है, आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, उससे मैच कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज करवा दिए हैं, सारी थ्योरी कंटेंट कवर करवा दिया है। अब हम मिलेंगे इस वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको इन सभी यूनिट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। एक और यूनिट रह गई है, उसे पहले मैं आपको कवर करवा दूंगा थ्योरेटिकल और फॉर्मूलाज, फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिगिन कर देंगे। मे भी वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।